नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? परिवार में सभी लोग अच्छे ही होंगे। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, अपने से बड़ों का, माता पिता का, सभी का सम्मान कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, उच्चारण स्थान इत्यादि। ठीक है, आज पढ़ते हैं संधि। संधि का मतलब होता है जब हम संधि, प्राय वैसे भी हम सुनते हैं संधि हो गई, यानी जब दो लोग आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं संधि हो जाना। तो उसे बोलते हैं संधि हो जाना। जब दो लोग आपस में मिल गए तो वह कहलाती है आपकी संधि। उसी प्रकार दो वर्णों के निकट आने पर जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। ठीक है, दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार यानी होता है परिवर्तन, विकार होता है वह संधि कहलाता है। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना अति आवश्यक है। दोनों वर्णों का निकट होना अति आवश्यक है। यानी हम बोलते हैं उस राजा और उस राजा में संधि हो गई। हम देखते हैं ना, कई मूवी वगैरह देखते हैं या जो हिस्ट्री वगैरह हमने पढ़ी है तो उसमें देखा है वहाँ पे उनके बीच में संधि हुई थी। या जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में संधि हुई है कि जैसे भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में संधि हुई थी कि वो लोग हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग मतलब चीन भी नहीं करेगी और भारत भी नहीं करेगा। संधि हुई मतलब समझौता हुआ। ठीक है ना, दोनों मिले आपस में, दोनों ने अपनी सहमति रखी और परिणाम ये निकला कि उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो संधि यानी दो लोगों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और फिर एक नया परिवर्तन आना। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना अति आवश्यक है, क्योंकि दूरवर्ती शब्दों या वर्णों में संधि नहीं होती, अतः स्पष्ट है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे देव प्लस आलयः बराबर देवालयः। देव व को आप हलंत कर दो, मतलब आधा कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास? व में कौन सा स्वर है? अ। और आलयः में आ। देव में स्वर अ, आलयः में स्वर आ। ए और आ दोनों को मिलाया तो आ। ए और आ दोनों को मिलाया तो आ। ज्ञातवंतवा अंकिमुत्पत्ति। देव प्लस आलयः, देव में है आपके अ, आलयः में आ, रूप बना देवालयः। अ प्लस आ बराबर आ। तथा प्लस एव बराबर तथैव, तथा में से आ निकाला। था है ना, था में से आ और ए में से ए बना तथैव। यहाँ हमने वृद्धि संधि करेंगे। वृद्धि राधीच, वृद्धि राधीच सूत्र से आ प्लस ए बराबर आई बन जाता है। रिस स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और री। ये रिस्व नहीं होता है, ए रिस्व नहीं होता है, ए दीर्घ होता है। ये भी दीर्घ होता है, ये भी दीर्घ होता है। ए भी दीर्घ, आई भी दीर्घ, ओ भी दीर्घ और औ भी दीर्घ। तो अ प्लस ए बराबर आई बनेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आ प्लस छोटी एडी बराबर बड़ी एडी बनेगी, या आ प्लस ए बराबर छोटा ए बराबर बड़ा ए बनेगा। नहीं, ये जो ए है वो छोटा या बड़ा नहीं, वो बड़ा ही होता है, ये छोटा नहीं होता। ए आई दोनों बड़े ही होते हैं, यानी दीर्घ स्वर ही होते हैं, ये रिस्व स्वर नहीं होते। रिस्व स्वर सिर्फ 5 होते हैं, ए, अ, ई, उ, री और री। सिर्फ ये 5 रिस्व स्वर होते हैं, बाकी सारे दीर्घ होते हैं। उत प्लस लास है, ये व्यंजन संधि। उत प्लस लास है में तय को ल में चेंज कर देते हैं। लत्व संधि जो आएगी, तोड़ली ही संधि जो आती है उससे तय के स्थान पर ल आदेश कर देते हैं। तोड़ली यानी तय आए, उसके बाद में ल वर्ग आए, त वर्ग आए, उसके बाद में ल आए, तो उस ल के स्थान, त के स्थान पे ल आदेश कर देते हैं। तोड़ली संधि होती है। तोड़ली व्यंजन संधि के अंदर तोड़ली संधि पढ़ेंगे। तोड़ली संधि के अंतर्गत त वर्ग के बाद में यदि ल आता है तो उस त को ल में चेंज कर देते हैं, रूप बनता है उल्लास। ठीक है,
इसी को लत्व संधि भी कहते हैं, यानी ल में परिवर्तन कर देना, तोड़ली संधि या लत्व संधि। चलिए, यहाँ हमने पढ़ा वृद्धि दीर्घ संधि, यहाँ सेकंड में हुई तथे में वृद्धि संधि और यहाँ पे तोड़ली संधि। ठीक है, दोनों में देवालय और तथे में स्वर संधि और उल्लास में व्यंजन संधि के रीत। संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं, स्वर संधि यानी अच संधि, व्यंजन संधि यानी हल संधि और विसर्ग संधि यानी विसर्ग संधि। अब आपको आज हमें माहेश्वर सूत्र करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा आप अच और व्यंजन में अंतर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कॉपी और पेन ले लीजिए, हम आपको माहेश्वर सूत्र करवा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिखिए, पहला माहेश्वर सूत्र हम पूरा बता चुके हैं, भगवान शंकर जी के डमरू में से निकला है और पाणिनि जी ने उन स्वरों को व्यवस्थित रूप से किया है जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पे हमारा पूरा संस्कृत व्याकरण आधारित है। जिस प्रकार स्वर व्यंजन पर ये जो शब्द हैं, हिंदी शब्द हैं, वो आधारित है, जो हम बोल पा रहे हैं वो आधारित है, उसी प्रकार माहेश्वर सूत्रों पर हमारी पूरी संस्कृत व्याकरण आधारित है। अगर हिंदी भाषा स्वर व्यंजनों पर आधारित है, संस्कृत भाषा भी अगर स्वर व्यंजनों पर आधारित है, मतलब वर्ण यदि स्वर व्यंजनों पर आधारित है, पद वर्ण स्वर व्यंजनों पर आधारित है, वाक्य स्वर व्यंजनों पर आधारित है, तो संस्कृत व्याकरण हमारे माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। तो माहेश्वर सूत्र याद होना अनिवार्य है। जिस प्रकार स्वर व्यंजनों यानी वर्णों को याद करने के बाद में आप पद और वाक्य बना सकते हैं, वर्णों को याद करने के बाद में ही आप पद और वाक्य बना सकते हैं। वर्णों की क्या इंपॉर्टेंसी है, मतलब कहाँ कौन से वर्ण का प्रयोग होगा, कहाँ कौन से स्वर आएंगे, कहाँ कौन सा व्यंजन आएगा, जब ये ज्ञात हो जाने के बाद में ही हम पद और वाक्य बना पाते हैं। उसी प्रकार जब तक आप लोग माहेश्वर सूत्र याद नहीं करेंगे या माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा, संस्कृत व्याकरण अधूरी है। गिनती के बिना पहाड़े अधूरे है या नहीं है? गिनती बोलनी आएगी तभी तो पहाड़े बोल पाओगे। 1 2 3 4 5 बोलोगे तभी तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 बोल पाओगे। बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? ये डायरेक्ट ही, अगर आपको काउंटिंग ही नहीं आती होगी, डायरेक्ट टेबल पे नहीं जा सकते ना। उसी प्रकार जब तक माहेश्वर सूत्र याद नहीं होता, संस्कृत व्याकरण पे नहीं जा सकते। तो पढ़िए, पहला लिखिए अ ई उ ण, अ ई उ ण। दूसरा लिखिए, जो न लिखा है ना, अंतिम वर्ण, जो भी अंतिम वर्ण कोई सा भी लिखा है उसके नीचे हलंत लगा दो। अंतिम वर्ण जैसे अ ई उ ण बोला ना, ण के नीचे हलंत लगा दो, लगा दिया। दूसरा रील री क, री रिस्वरी, री क, क के नीचे हलंत लगा देना, रील री क। थर्ड लिखिए ए ओंग, ए ओ ंग, ंग के नीचे हलंत लगा दीजिएगा, ंग यानी क वर्ग वाला अंतिम वर्ण, पंचम वर्ण। आई औच, चौथा है माहेश्वर सूत्र, आई औच, आई औच। लिख लिया? चारों वापस से बोल रहे हैं, शुरू की 4 वापस से बोल रहे हैं। पहला है अ ई उ ण, रील री क, ए ओंग, आई औच। ठीक है, 5वीं पर आ जाइए। ह य व र ट, ह य व र ट, ह य व र ट, ट के नीचे हलंत। ल ण, ल ण, ये छठा है, ल ण, ण के नीचे हलंत। 5वां था आपका ह य व र ट, ट के नीचे हलंत। छठा है आपका लण, ल और ण, ण के नीचे हलंत। नेक्स्ट लिखिए न्य, न्य च वर्ग का, न्य म, न्य म, च वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है ना, न्य, अणे खाली जिसे बोलते हो आप, च वर्ग का। तो लिखिए 7वां लिखा रहे हैं, 7वां माहेश्वर सूत्र, उसमें लिखिए न्य म ंग, क वर्ग का पंचम वर्ण, ंग
ण ण न न न म के नीचे हलंत लगा देना। न्यमंग ण नम, म के जो अंतिम म लगाए उसके नीचे हलंत। न्य म ग ण नम, पांचों आप हलंत्यम वाला जो मैं लगाया ना उसको छोड़ दीजिए तो बाकी पांचों वर्गों के पांचों वर्ण आ गए। देखो न्य छ वर्ग, म प वर्ग, ग क वर्ग, ण त वर्ग, ट वर्ग और न ट वर्ग। नेक्स्ट लिखिए 8वां, झ भ य, झ झ जैसे झंडा, भ भालू, झ भ य च वर्ग का अंतिम वर्ण और उसके नीचे हलंत, झ भ य। ठीक है, फिर लिखिए घ। नेक्स्ट 9वां, घ ड़, घ यानी घड़ी, ढ यानी ढक्कन, घड़ ध धनुष, घड़ ध श, श के नीचे मूर्धन्य श मतलब क्या बोलते हैं षटकोण, षटकोण वाला श, मूर्धन्य श बोलते हैं उसको संस्कृत में। आप बोलेंगे षटकोण वाले श के नीचे हलंत लगा देना। ठीक है, ये बस अभी बता रहे हैं हम षटकोण वटकोण, बाद में मूर्धन्य श तालव्य श बोलेंगे, देखो बता देते हैं। हाँ लिखिए घड़ ध श। फिर नेक्स्ट लिखिए ज ब ग ज, जैसे जहाज, वैसे बकरी, जैसे गाय, ज ब ग ड, जैसे डमरू, जैसे दवात, ज ब ग ड द यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, ज ब ग ड द श, ज ब ग ड द श, शलजम वाला। ठीक है, तालव्य श शलजम वाला, ज ब ग ड द श। फिर नेक्स्ट लिखिए ख, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आएगा। देखो ख खरगोश, फ फल, ख फ भ, ख फ लिख लिए, ख फ छ छाता, क फ छ ठ ठठेरा, ट ठ न ठ। फिर थर्मस थ लिख लिया। पांचों वर्ग को क्या दे, ख फ छ ठ थ च ट त व, च ट त व, व के नीचे हलन, च ट त व। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 13वां, क प 12वां, क प य, क प य। नेक्स्ट लिखिए 13वां, श श स र, पहले तालव्य श यानी छलजम, फिर मूर्धन्य श यानी षटकोण, फिर दंत्य स यानी स्लेट, श श स र, र के नीचे हलन और अंत में लिखिए हल हल। ठीक है, वापिस से बोल देते हैं हम, अयुण, रीलिका, ए औंगा, आई औच, हय वरट, लण, न्यमंगण नम, झबय, घड़ धश, जबगड़ दश, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श श स र और हल। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अ ई ऊण, रील री क, ए औंग, आई औच, हय वरट, लण, न्यमंगण नम, झभय, घड़ धश, जबगड़ दश, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श श स र और हल। आइए अब आपने अच पढ़ा, अच में अयुण पहले सूत्र से लेकर और चौथे सूत्र तक, अ ई उ जो अंतिम वर्ण है ना, जैसे अ ई ऊण ण में इत संज्ञा यानी उसको काट दो, छुपा दो कुछ समय के लिए। अयुण, री ली का क को छुपा दो, काट दो, ए औंगा ग को काट दो, छुपा दो, और आई औच। ठीक है, तो अच में आपके आते हैं अ ई उ, री री, ए ओ आई औ। ठीक है, व्यंजन संधि में हया वरट से लेकर अंतिम जो 14वां सूत्र था आपका हल, उसके ल तक। तो
तो यानी आपके हयवर ल, फिर उसके बाद में झब न्यमंगण नम, उसके बाद में झब झबगड़ दश खप, मतलब पूरा आपके अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण और स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे सारे, ठीक है। इसके अतिरिक्त संधि के विभेद भी होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है, यानी संधि के भी प्रकार हैं। पहला पढ़ेंगे संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे हम स्वर संधि के भेद। 2 स्वरों को अचका है। पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक आ जाओ आप। पहले सूत्र से चौथे सूत्र तक आओगे तो सारे स्वर ही स्वर दिखाई देंगे। अंतिम जिसके नीचे हलंत किया था ना, मैं अंतिम जितना भी आपके व्यंजन है, अंतिम जितने भी वर्ण थे उनके नीचे हलंत किया था, उनको छुपा दो तो आपके सारे स्वर आ जाएंगे अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। 2 स्वर अच वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में अनेक विभेद होते हैं, जैसे अनेक प्रकार होते हैं। विभेद से मतलब है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो स्वर संधि में हम 8 भेदों का वर्णन करेंगे। पहला पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब अ, आ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आ जाते हैं, यानी वही समान स्वर हो। यानी अ के बाद देखो हमने बताया था आपको कि आ का हम अलग से उच्चारण नहीं करते हैं, नहीं किया ना? किया कि देखो माहेश्वर सूत्र के चारों सूत्र देखो कॉपी में, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। हमने आ का अलग से उच्चारण किया नहीं, दीर्घ ई का उच्चारण किया नहीं, दीर्घ उ का किया नहीं। यानी अ का मतलब ऋस्व ई और दीर्घ ई दोनों, अ का मतलब ऋस्व अ और दीर्घ आ, यानी ए और आ दोनों होता है। उसी प्रकार यदि ई की बात करते हैं तो ई का मतलब है दीर्घ ई और ऋस्व ई दोनों। उ का बात करते हैं तो ऋस्व उ और दीर्घ उ दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ए आ ई उ री के बाद समान स्वर आ जाते हैं तो दोनों के परस्पर मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं, यह दीर्घ संधि कहलाती है। यानी ए और आ यदि आप आमने सामने आ जाते हैं, या तो ए आ पहले आ जाए या ए बाद में आ जाए, या ए पहले आ जाए आ बाद में आ जाए, मतलब दोनों में से कोई भी आमने सामने आए, रिजल्ट क्या निकलेगा? दीर्घ आ। उसी प्रकार या तो दीर्घ ई पहले आ जाए या ऋस्व ई पहले आ जाए, ऋस्व ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, ये दोनों आमने सामने होंगे ना तो ही रिजल्ट क्या आएगा? दीर्घ ई। उसी प्रकार उ, उसी प्रकार री, ठीक है। आइए देखिए समझिए, ए प्लस ए बराबर आ, यानी पहले क्या है? ह्रस्व, फिर बाद में भी ह्रस्व, रिजल्ट क्या आया? दीर्घ। पहले क्या है? ह्रस्व, बाद में दीर्घ, रिजल्ट क्या आया? दीर्घ। यानी ए पहले आए या बाद में आए, आ पहले आए या बाद में आए, रिजल्ट तो अपने पास दीर्घ आ ही आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। देखो, एक अक्षर है बराबर एकाक्षर है। एक में कौन सा स्वर है? अ। अक्षर में अ, दोनों अ मिलके क्या बने? आ। तत्र प्लस अगच्छत, तत्र में अ, अगच्छत में अ, मिला के क्या बना? आ। रूप क्या बना? तत्रागच्छत। मुर प्लस अरिही, मुर में अ, अरिही में अ, और रूप क्या बना? मुरारी। ये अ और ये अ दोनों मिलाकर क्या बना? आ। रूप हमारे सामने क्या आया? मुरारी। दैत्य प्लस अरिही, दैत्य में अ, अरिही में अ, रूप बना दैत्यारिही। एवं एवं राम प्लस आलय है, राम में अ, आलय में आ, रूप बना रामालय है। देव में अ, आनंद है में आ, रूप बना देवानंद है। परम प्लस आनंद है, परम में अ, आनंद में आ और रूप बना परमानंद है, ठीक है। एक में अ और अक्षर में भी अ, दोनों अ मिलके आ। तत्र के अंत में क्या है? अ। तत्र के अंत में कौन सा स्वर बताओ? तत्र में कौन सा स्वर है? ए है, आ है, ई है, क्या है लास्ट में? अ। इधर से अगच्छत में भी अ, तो दोनों अ मिलके क्या बना? आ, तत्रागच्छत। इसी प्रकार मुर प्लस अरिही, मुर में अ और अरिही में अ, रूप बना मुरारिही, ठीक है। दैत्य में अ और अरिही दैत्यारिही।
राम प्लस आलय है, राम में अ और आलय में आ, तो अ प्लस आ बराबर आलय है। देव आनंद है, देव में अ और आनंद में आ, तो देव प्लस आनंद बराबर देवानंद है। परम में अ और आनंद में आ, रूप बना परमानंद है। ठीक है, ये दो और पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे ये भी, यही पढ़ेंगे। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा में आ, अर्थी में अ, और आ और अ मिलके क्या बना आ, तो दोनों को मिलाया तो शिक्षार्थी। महा प्लस असुर है बराबर महासुर है, महा में आ है, असुर में अ है, तो यानी आ प्लस अ बराबर महासुर है। तथा प्लस अपि बराबर तथापि। लता प्लस अंकुर है बराबर लतांकुर है। विद्या प्लस आलय है बराबर विद्यालय है। बाला प्लस आश्रम है बराबर आश्रम, दोनों विद्या में भी आ है, आलय में भी आ है, और मिला के क्या बनेगा आ। बाला में भी आ, आश्रम में भी आ बराबर भी आ। ठीक है, कन्या प्लस आसित बराबर कन्यासित, तो दया प्लस आनंद बराबर दयानंद है। तो हमने क्या देखा, देखिए अ प्लस ए बराबर भी आ, ए प्लस आ बराबर भी आ प्लस ए बराबर भी आ, और आ प्लस आ बराबर भी आ, यानी समान वर्ण हो, ए के आगे आ या अ ही आना चाहिए। ठीक है भाई, ए एक ही है ना, हमने कहा कि ए का मतलब हो गया कि आ भी उच्चारित होगा, ए का मतलब आ भी बोला जाएगा उसे, तो यानी ए के सामने ए या आ ही आना चाहिए, समान वर्ण ही आना चाहिए, वही वर्ण वापिस आना चाहिए। ठीक है, ए के आगे ए या आ ही आना चाहिए, तो ही दीर्घ आ बनता है, ये कहलाती है हमारी दीर्घ संधि। ए बराबर भी आ भी आ बराबर भी आ प्लस ए बराबर भी आ, और आ प्लस आ बराबर भी आ। ठीक है, एक प्लस अक्षर बराबर एकाक्षर है। तत्र प्लस अगच्छत बराबर तत्रागच्छत। मुर प्लस अरिहि बराबर मुरारी। दैत्य प्लस अरिहि बराबर दैत्यारि। राम प्लस आलय है बराबर रामालय। देव प्लस आनंद है बराबर देवानंद है। परम प्लस आनंद है बराबर परमानंद है। शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी। महा प्लस असुर है बराबर महासुर है। तथा प्लस अपि बराबर तथापि। लता प्लस अंकुर है बराबर लतांकुर है। विद्या प्लस आलय है बराबर विद्यालय है। बाला प्लस आश्रम बराबर बालाश्रम है। कन्या प्लस आसित बराबर कन्या आसित। दया प्लस आनंद है बराबर दयानंद है। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करें, अग्रिम कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।